everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to this week's most important topic जिसको हम MIT कहते हैं। तो इस हफ्ते हमको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा, एक इम्पॉर्टेंट बिल डिस्कस हुआ है एंड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट मनी बिल विच इज द बजट, द यूनियन बजट 26-27। ऑफ कोर्स दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी सॉ थ्रू द वीक। बहुत सारे आर्टिकल्स हमने पूरे हफ्ते डिस्कस किए इस इम्पॉर्टेंट इशू के, तो हम इसमें बहुत बेसिक से जान लेते हैं। सो इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट या एस्पिरेंट, यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज द यूनियन बजट, हिस्ट्री क्या है इसकी, कंपोनेंट्स क्या हैं, बजट में क्या डिस्क्लोज किया है, ये सब हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनियन बजट? यूनियन बजट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का जिक्र नहीं किया है। However, the word that is mentioned in the constitution is the annual financial statement. ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है? It is mentioned under article 112 of the constitution. Okay? Now ये जो है बजट, ये क्या है? ये बजट जो है गवर्नमेंट डिस्क्लोज करती है उन्होंने कितना पैसे कमाए हैं, यानी रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है और कहां पे उन्होंने खर्च किया है। ओके, जैसे हम घर का खर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि बजट क्या है, हाउ मच वी हैव स्पेंट इन दिस मंथ, हाउ मच वी विल स्पेंड इन द नेक्स्ट मंथ, वो बजट होता है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो है हमेशा 1 फरवरी को यूजुअली देते हैं। दिस ईयर जो है संडे को दिया गया था, सो वेरी अनयूजुअल होता है कि संडे को बजट डिस्क्लोज करते हैं, बट 1 फरवरी जो संडे हुआ एंड दैट इज व्हेन इट वाज प्रेजेंटेड। हम देखते हैं ये जो बजट है का टाइमलाइन क्या है। बजट जो है इट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल दैट इज 2026 टू 31 मार्च 2027। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ओके, सो यहां पे हम देखते हैं वी आर डिस्कसिंग व्हाट हैव वी गॉट इन द रेवेन्यू, मतलब हमको पिछले साल कितना पैसे आए हैं और हमने कितना स्पेंड किया है, और आगे जाके हम कितना कमाएंगे और कितना स्पेंड करेंगे, कहां पे स्पेंड करेंगे, ये बजट में डिस्क्लोज होता है। ठीक है, तो याद रखना ये टेबल किया गया है बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन। ठीक है, सो शी हैज गिवन दिस पर्टिकुलर बजट फॉर द 9th consecutive टाइम। ठीक है, द 9th consecutive मतलब शी हैज बीन दिस पोजिशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड शी हैज प्रेजेंटेड द बजट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड बजट एक बार जब टेबल किया जाता है अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट आवश्यक है। नाउ व्हाट हैपेंस अगर अप्रूवल नहीं मिला, अगर पार्लियामेंट को ही इस बजट पे विश्वास नहीं है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट को विश्वास नहीं है इस बजट पे, देन हम याद रखना ये गवर्नमेंट गिर सकती है। ठीक है, इट कैन बी अ कॉज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट पे एंड गवर्नमेंट कैन फॉल डाउन। सो पास होना ये आवश्यक है, इट्स रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, पॉलिसीज एंड फिस्कल स्ट्रेटेजी। क्या प्लान करी है गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, लेट्स नाउ क्विकली सी द हिस्ट्री ऑफ द यूनियन बजट। तो हम देखते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस द पहला बजट जब डिस्क्लोज हुआ वो हुआ था 1960 में एंड वी नो द ब्रिटिश वर देयर ड्यूरिंग दैट टाइम। तो यहाँ पे जेम्स विल्सन जो फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे रहे, ही प्रेजेंटेड द बजट ऑन 7 अप्रैल 1860। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश की गवर्नमेंट कहाँ पे पैसा खर्च करेगी, कहाँ पे पैसा कमाएगी, वो उस बजट में डिस्क्लोज हुआ। लेकिन आजादी के बाद हम देखते हैं, यानी कि वो ट्रांजिशन फेज, ओके, आजादी के बाद के पहले हम देखते हैं ट्रांजिशन, जब ब्रिटिश चली गई 1947 में, तब जो पहला बजट है प्रेजेंट किया गया था बाय लियाकत अली खान। ये इंटरिम फेज है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि ही वॉज अ मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट एंड इन्होंने अगेन बिफोर अ गवर्नमेंट फॉर्म, बिफोर अ इलेक्टेड गवर्नमेंट कम्स, जो खर्च करेंगे और सब वो इस बजट में डिस्क्लोज किया था। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन फेज। बट इंडिपेंडेंस के बाद की अगर हम बात करें, द फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड बाय RKS छेटी या RK शानमुकम
चेटी, ठीक है। सो यहाँ पे पहला ऐसा बजट डिस्क्लोज किया इंडिपेंडेंस के बाद, और हम देखते हैं डिस्क्लोज कब हुआ था ये, 26 नवंबर 1947. So this is the first ever fiscal policy of the government that was disclosed. जो प्रायोरिटीज क्या हैं, गवर्नमेंट कहां पे खर्चा करेगी, ये सब इस पर्टिकुलर बजट में डिस्क्लोज किया था। पहला बजट हम देखते हैं, राइट। Now we will see the various components of the budget. Okay, तो जैसे मैंने कहा बजट मतलब क्या, बजट में आप देखते हो कि कहां पे आपने पैसा बनाया है और कहां पे अपना पैसा खर्च किया है। बट फर्दर आई कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल। ओके, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो अगर आपको ये पिक्चर नहीं दिख रहा है, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। ओके, तो रेवेन्यू एंड कैपिटल, लेट मी जस्ट नोट इट डाउन वंस अगेन। ओके, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू मतलब जो रिकरिंग है, ओके, रेवेन्यू रिकरिंग, आर मतलब बार बार होता है। जैसे कि आपके घर में अगर कोई खर्चा है, जैसे कि आपके महीने का बिल, जैसे वाईफाई का बिल हर महीने आता है, तो वो आएगा रेवेन्यू के हिस्से में, रेवेन्यू के खाते में, ठीक है। जैसे कि आपने रोज रोज मान लो कि आपके मम्मी पापा को सैलरी आती है, मतलब रोज महीने के 1 तारीख को हर महीने आपको सैलरी आती है, तो वो आता है रेवेन्यू में, ठीक है, बिकॉज ये रिकरिंग है, बार बार होती है। कैपिटल जो है वो नॉन रिकरिंग बट फायदे के लिए होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटल। मतलब जैसे कि आपने एक घर खरीदा, ठीक है, सो आपने एक बजट अपने एक्सपेंडिचर किया, तो वो कैपिटल में आएगा कि ये जो खर्चा है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, बट ऑफ कोर्स ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में ये जो घर आपने लिया है वो आपको रिटर्न ज्यादा देगी। अगर आपने सोचा कि 10-12 साल के बाद उसको भेज भी दिया जाए, यू विल अर्न आउट ऑफ इट। सो इट इज गोइंग टू क्रिएट यू सम लॉन्गर एसेट्स फॉर द लॉन्ग रन, इज गोइंग टू क्रिएट एन एसेट फॉर यू। तो ये कैपिटल में आता है, यानी यहाँ पे आप खर्चा जो करते हो बार बार नहीं करते हो, वंस अ वाइल। जैसे मान लो कि आपने एक बाइक खरीदा, ठीक है ना, आई एम श्योर दैट यू डोंट, आप एवरी मंथ बाइक नहीं खरीदोगे, सो वो आएगा आपके कैपिटल बजट में, विच यू नॉट डू एवरी मंथ। तो रेवेन्यू और कैपिटल में आपको समझ में आया। नाउ लेट अस सी विद रिगार्ड टू इसको फर्दर कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। रेवेन्यू कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल कैन बी कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। डिफरेंस क्या है? जब भी तुम पैसा अंदर आता है, मतलब खाते के अंदर आता है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। जब पैसे बाहर जाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चा। ओके, तो अगर मैं कहूं कि आपके मम्मी पापा को सैलरी हर महीने आते हैं, तो वो रेवेन्यू रिसीट में आएगा, बिकॉज पैसे आ रहे हैं। अगर मैं आपको बोलती हूँ वाईफाई का बिल, वो आपका होगा हर महीने का खर्चा, तो वो होगा रेवेन्यू रिसीट। ओके, अगर आपने लोन लिया है, अगर आपके मम्मी पापा ने लोन लिया है, पैसे आ रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं? पैसे आ रहे हैं, तो वो होगा रिसीट। बट ये हर महीने लोन नहीं ले रहे हो आप, मान लो कि 10 साल में एक बार ले रहे हो, तो ये आएगा कैपिटल रिसीट में, बिकॉज ये लोन लिया है। वैसे अगर आपने खर्चा किया, जैसे मैंने बोला बाइक खरीदा है या कोई घर खरीदा है, तो पैसे जा रहे हैं ना, तो वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सो अगर आप इसको ऐसे देखते हो, इट इज वेरी इजी टू ऐड इन द कंपोनेंट। अभी हम गवर्नमेंट के नजरिए से देखते हैं। अगर गवर्नमेंट सैलरीज देती है अपने एम्प्लॉयज को, तो वो एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन वो हर महीने कर रही है, तो वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है हमसे, ठीक है, या फाइन्स लेती है, तो ये बार बार होता है, राइट, तो वो होगा रेवेन्यू रिसीट में, बिकॉज बार बार पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के खाते में। तो ऐसे करके हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू रिसीट्स, ओके, रेवेन्यू रिसीट जो बार बार टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट को, फाइन्स पेनल्टीज जो आती है गवर्नमेंट के खाते में जाती है इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वो आता है रेवेन्यू रिसीट में। अगर हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो चीजें आती हैं जहां पे गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है हर महीने, जैसे कि गवर्नमेंट ने सैलरीज में पैसे खर्च किए, या गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पेमेंट्स, जैसे गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया लेकिन अभी उसको बार बार पैसे देने होते हैं, हर महीने पैसे देने होते हैं उस लोन को चुकाने के लिए, राइट, तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये पिछले
लोन्स जो हमने लिए वो खर्चा करने के लिए। मान लो गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा लोन लिया आईएमएफ से, तो बड़ा सा लोन, पैसे आए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो पैसे अंदर आए तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। सो बोरोइंग्स, लोन्स, ये आता है कैपिटल रिसीट में। और जो एक्सपेंडिचर, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ने एसेट बना दिया, मान लो कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कोई रोड्स बना दिए, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बना दिए, वहां पे खर्चा कर रहा है, बट एट द एंड क्या कर रहा है गवर्नमेंट? एक्सपेंडिचर करके लॉन्ग टर्म के लिए अपने लिए फायदा बना रहा है, एसेट क्रिएट कर रहा है। कैसे एसेट क्रिएट कर रहा है? जैसे मान ले गवर्नमेंट ने एक रोड बना दिया, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं कि टोल्स और सब करके गवर्नमेंट को पैसे आ रहे हैं, राइट। फर्दर वो रोड इस्तेमाल करके लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, लोग पेट्रोल में खर्चा कर रहे हैं, लोग गाड़ियों में खर्चा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये ड्राइव कर रहा है कंजम्पशन, ये ड्राइव कर रहा है ग्रोथ को। तो लॉन्ग टर्म में ये गवर्नमेंट को फायदा देगा, ये रोड जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया। वैसे स्कूल्स में लोग आके पढ़ रहे हैं, वही बच्चे फिर पढ़ के बड़े होके they will again spend, they will earn living out of the education, तो they will also again spend in the long run। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर जब हम देखते हैं, इट इज विद रिगार्ड टू कैसे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ठीक है, जो पैसे जा रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर विद रिगार्ड टू व्हाट इज द components of the budget। Yes, now let us see with regard to अभी का यूनियन बजट 26-27। तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बजट की बात करें, कहां पे पैसे आ रहा है, मनी इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है, पैसे आ रहे हैं लोन्स के अनुसार, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिसीट्स। ठीक है, हम रिसीट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा, नाउ रिसीट्स कैन बी, अगेन आई टोल्ड यू, रेवेन्यू भी हो सकता है या कैपिटल भी हो सकता है, रिकरिंग भी हो सकता है या एक बार हो सकता है। तो ये जो बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज हैं, ये आते हैं तुम्हारे कैपिटल रिसीट्स में, क्योंकि यहां पे हम देखते हैं लोन्स गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ले रहा है, 24%। सेकेंड इसमें हम देखते हैं, सेकेंड इन लाइन इज योर corporation income tax actually, okay, income tax is second, third is corporate tax, okay, so first is loans, second is corporate tax, third is second is income tax, third is corporate tax, fourth अगर हम देखें is GST। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है 15% में। इज दैट क्लियर? अभी हम देखते हैं फॉर कहां पे पैसा जा रहा है, यानी कि हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा कहां पे कर रही है? लोन्स की भरपाई करने के लिए हर महीने उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, राइट। सो ये भी आता है रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सो इंटरेस्ट पेमेंट जो है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 20% गवर्नमेंट यहां पे एक्सपेंडिचर दे रही है। सेकेंड हम देखते हैं with regard to even the share of taxes, okay, so once again let me just erase this one, okay, so to make this easier let's see all the following, okay। तो पहले आप देखते हैं share of taxes। so actually पहला वाला जो है, it is not with regard to इंटरेस्ट पेमेंट्स, फर्स्ट इज एक्चुअली शेयर ऑफ टैक्सेस, बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे 22% है, ठीक है, 22% के नेक्स्ट वाला जो है वो 20% है, और वो होगा आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स। इज दैट क्लियर? तो शेयर ऑफ टैक्सेस मतलब जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स लिए, ठीक है, टैक्स को उनको देना पड़ेगा, ठीक है, टू द स्टेट। तो वहां पे वो एक्सपेंडिचर कर रही है, स्टेट्स को पैसे दे रही है। जैसे कि मान लो मम्मी पापा को सैलरी आई, पर अभी मम्मी पापा को मेजर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, बिकॉज आपके कोई नीड्स हैं, स्कॉलरशिप है, आपका ट्यूशन फीस है, तो वहां पे आपके मम्मी पापा के पैसे जा रहे हैं, राइट। तो वैसे ही जब सेंटर अपने स्टेट्स को पैसे दे रहा है, वहां पे उसका पैसा जा रहा है, वो स्पेंड कर रहा है, तो वो आएगा एक्सपेंडिचर में। सो वो है मेजर शेयर। सेकेंड इज लोन्स की भरपाई करने के लिए जो पैसे जा रहे हैं, मतलब पहले जो लोन्स लिए थे उसके पैसे जा रहे हैं, तो वो आएगा सेकेंड इन रैंक, दिस इंटरेस्ट पेमेंट। थर्ड की बात करें, वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है, ओके, डेवलपमेंट के लिए, लोगों के अलग अलग चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि थर्ड रैंक पे आता है 17% पे। एंड फाइनली डिफेंस सेक्टर जो है वो आता है 11%। इज दैट क्लियर? तो ये हमने देखा हाउ इट इज डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। फर्दर ये जो हम देखेंगे, वी आर नाउ गोइंग टू बी सीइंग द ओवरऑल विजन एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी। तो ओवरऑल विजन क्या है इस बजट का? द विजन इज
एक्शन ओवर एम्बिवलेंस, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। यहाँ पे द मेन हम बात करें विकसित भारत, हमको डेवलपमेंट चाहिए, डेवलप्ड कंट्री बनना है बाय 2047। तो उसके अंदर ही हमने बोला है कि हम कुछ बड़ा पॉलिसी नहीं दे रहे हैं, धमाकेदार पॉपुलर पॉलिसी नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, मल्टी सेक्टर्स को रिफॉर्म दे रहे हैं हम, एक सडन चेंज कुछ नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई एक्शन ओवर एम्बिवैलेंस, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक एंड पीपल ओवर पॉपुलिज्म। तो ये मेजर मकसद है, विजन है इस बार का बजट का। ना इस बजट में 3 कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो गवर्नमेंट ने कौन सा 3 कर्तव्य बताए हैं? फर्स्ट कर्तव्य जो है, इट इज विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स देते हैं, मेनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो फर्स्ट कर्तव्य उसके लिए है। सेकेंड कर्तव्य लोगों के एस्पिरेशंस के लिए, यानी पीपल सेंट्रिक है। ओके, एंड थर्ड कर्तव्य जो है, ये सबका साथ सबका विकास। सो बाकी सब इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, फैमिली स्ट्रक्चर, कम्युनिटी वेलफेयर, ये सब देखता है, सबका साथ सबका विकास। इज दैट क्लियर? तो ये 3 कर्तव्य हमने इसको डिफरेंशिएट किया। नाउ वी विल सी अकॉर्डिंग टू ईच कर्तव्य। पहला कर्तव्य क्या है हमने देखा, फर्स्ट कर्तव्य इज फॉर व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो एक एक कर्तव्य हम अच्छे से देखेंगे आज, एंड वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर MIT। तो फर्स्ट वन है बायोफार्मा। बायोफार्मा, यहाँ पे बायो का मतलब क्या है कि कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया है। मान लो कि कोई एंटीबॉडीज इस्तेमाल किए हैं, कोई बैक्टीरिया, कोई बेनिफिशियल चीज इस्तेमाल किया है। सो दैट इज कॉल्ड एज बायोफार्मा। तो बायोफार्मा में आप बायोलॉजिकल चीज मेडिसिन, वैक्सीन में इस्तेमाल करते हो। तो ये एक नया स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, कॉल्ड एज बायोफार्मा शक्ति। और यहाँ पे कितना फंडिंग दिया है? 10,000 करोड़ का फंडिंग। ठीक है, 10,000 करोड़ का फंडिंग फॉर द नेक्स्ट 5 years। एंड हम देखते हैं कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को भी अपग्रेड किया जाएगा इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। द सेकेंड सेक्टर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर। ना सेमीकंडक्टर का स्कीम जो है ये पिछले बजट में आया था, बट इसको अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि 2.0। ठीक है, सो दैट इज द नेक्स्ट कंपोनेंट। हम देखते हैं इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट। इसमें फोकस करेगी मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर्स आपको पता ही होगा कि अलग अलग जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपका सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप जो लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, यू यूजिंग योर फोन्स, ये जो मैं स्क्रीन में पढ़ा रही हूँ, इन सब में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इंडिया अभी तक सेमीकंडक्टर में इतना डेवलप नहीं हुआ है। दूसरे कंट्रीज जैसे कि ताइवान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, चाइना की बात करें, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो हमको वर्ल्ड लीडर इसमें बनना है, ग्लोबल लीडर बनना है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इस फैब्रिकेशन, चिप मेकिंग, इसमें अभी हम थोड़ा और ग्रोथ करेंगे, उसमें ज्यादा और हम पैसे लगाएंगे। तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग देखो कितना दिया है, फ्रॉम 22,000 से लेके 40,000 यहाँ पे जो फंडिंग है गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। द नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्रिटिकल मिनरल्स जो है, इंडिया ने अभी तक 30 क्रिटिकल मिनरल्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने नोटिफाई किया है कि जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, AI, इन सेक्टर्स में बहुत क्रिटिकल मिनरल्स इस्तेमाल होता है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ऐसे करके मिनरल्स होते हैं। तो गवर्नमेंट इस पे भी फोकस करना चाहती है, बिकॉज ये अपकमिंग टेक्नोलॉजीज में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। फॉर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने होते हैं? टोटल 17 एलिमेंट्स होते हैं। 15 बोलते हैं हम इसको लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स अगर आपको अपने पीरियोडिक टेबल स्कूल में स्टडी किया होगा, तो एक ऐसे 15 ऐसे एलिमेंट्स हैं, प्लस 2 अदर एलिमेंट्स कॉल्ड एज स्कैंडियम एंड इट्रियम। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स हैं ना। दीज एलिमेंट्स जो है, ऐसा नहीं कि वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, ऐसा नहीं है। दे आर फाउंड इन अबंडेंस, बट वो प्रोसेस करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। मतलब दे आर फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बिकॉज दे आर अटैच्ड टू अनदर मिनरल। तो उसका प्रोसेसिंग बहुत दिक्कत वाली काम होती है, बहुत ही स्ट्रेनियस प्रोसेस है, बड़ा यू नीड अ प्रॉपर चेन ऑफ एलिमेंट्स फॉर दैट। तो इसीलिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसको कहा जाता है ना। इंडिया जो है इसमें इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो इंडिया यहाँ पे भी फोकस करना चाहता है, बिकॉज चाइना का डोमिनेंस यहाँ पे ज्यादा है। तो चाइना को डोमिनेंस कम करने के लिए
यहाँ पे हम खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडिया ने इस पे भी ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, सो यहाँ पे कौन से रिच रीजन्स हैं, आपने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म सीखा होगा, कोटा, राइट, दैट इज केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। दीज आर द 4 रीजन्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे वो माइनिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सो दिस इज फॉर द क्रिएशन ऑफ रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, ओके, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। उसके बाद केमिकल पार्क्स भी बनेंगे ना, कहाँ पे होगा, वी विल नो इन द करंट टाइम, अभी बस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल सी कि हम टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे, हम IIT बनाएंगे, IIM बनाएंगे, जो भी है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, दे हैव सेड दैट दे विल डू दैट। तो जब और भी इस साल में अनाउंस होगा, विल बी डिस्कसिंग दिस थ्रू आउट द ईयर, ओके। फर्दर कैपिटल गुड्स एज वी ऑलरेडी सॉ, जो हमको लॉन्ग टर्म के लिए एसेट बनेगा, ओके, जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो वैसे हम देखते हैं कि हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट के लिए एक स्कीम जारी करेगी CIE, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। तो यहाँ पे फायर फाइटिंग गियर, लिफ्ट बनाने के लिए, ओके, तो यहाँ पे वी विल रिक्वायर a separate scheme that is created, और 10,000 करोड़ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लगाए हैं। सो गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत यहाँ पे पैसे लगाए हैं, बिकॉज वी सी दैट इट इज अ लेबर इंटेंसिव, बहुत जॉब्स क्रिएट करती है एंड फर्दर ग्रोथ को भी ड्राइव करती है। फर्दर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी एक इंटीग्रेटेड, मतलब एक स्कीम होगा, अम्ब्रेला स्कीम होगा, कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम। उसके अंदर 5 स्कीम है, कॉल्ड एज द फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, हैंडलूम स्कीम एंड टेक्स इको स्कीम, एज वेल एज समर्थ, जो है स्किल, लोगों को जॉब्स या स्किलिंग देने के लिए, ओके, यहाँ पे समर्थ करके स्कीम है विद रिगार्ड टू टेक्सटाइल। तो ये पूरा आएगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल में। एक और प्रोसेस, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट लॉन्च करेगी खादी और सबके लिए, ओके, खादी के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। सो ये लॉन्च होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है, तो याद रखना जब हम देखेंगे इन द रीसेंट टाइम्स ये लॉन्च होगा, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज स्कीम। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है विद रिगार्ड टू कॉरिडोर्स। तो कौन से कॉरिडोर्स, वन इज द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ओके, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब जो सामानों के लिए, ओके, कार्गो सिस्टम्स के लिए रेलवे के लिए एक सेपरेट लाइन एस्टैब्लिश होगा। तो वहां पे यू विल नॉट फाइंड लोकल पैसेंजर ट्रेन्स नहीं होंगे, ये सिर्फ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सेपरेट लाइन होगा। तो वो कहां से कहां तक होगा, दनकुनी से सूरत, यानी वेस्ट बंगाल से सूरत की तरफ, पूरा ईस्ट टू वेस्ट की तरफ हम देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज कंसेप्शुअलाइज्ड दनकुनी एज फ्रेट इन 2010, हम देखते हैं। सो दिस इज अबाउट 2052 किलोमीटर्स का एक स्ट्रेच होगा बंगाल से लेके गुजरात तक, और वो पास हो गए फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ऑल। एंड ये हेल्प करेगा अगेन नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू रीजनल डेवलपमेंट, यस, अपार्ट फ्रॉम दैट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे लाइन को नो डिकंजस्ट करने के लिए, मतलब नाउ यू आर नॉट गोइंग टू, वो डिलेस होता है ना जब पैसेंजर ट्रेन, अरे ये गुड्स का ट्रेन है, वेट करते हैं, तो ये डिले और सबको ये कम करेगा। सो दैट इज हाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। उसके अलावा हम देखते हैं 7 नए हाईवे कॉरिडोर्स को यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया। कैसे, कौन से 7, एक बार देखते हैं। सो वी हैव दिल्ली वाराणसी, मुंबई पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, पुणे हैदराबाद, वाराणसी सिलीगुड़ी। तो ये 7 कौन से हैं, एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अगला है विद रिगार्ड टू शिपिंग वेज में। शिपिंग वेज में इन्होंने क्या किया है, फर्स्टली एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम उन्होंने जारी करना चाहा है। कहां पे, 2 जगह पे, वाराणसी और पटना। ठीक है, सो दैट विल बी फॉर शिप को रिपेयर करने के लिए इकोसिस्टम होगा वाराणसी और पटना। हमने देखा है दनकुनी सूरत ऑलरेडी, ओके, ये अगेन कार्गो के शिपिंग के लिए, गुड्स के ट्रांसफर के लिए। फिर हमने देखा है कि 20 नेशनल वाटरवेज होंगे, बट देखो इन 20 नेशनल वाटरवेज यहाँ पे गवर्नमेंट स्टार्ट करेगा इन द नेक्स्ट 5 years। ना वाटरवेज जो है
पानी के चैनल्स, डेडिकेटेड चैनल्स हम देखेंगे जहां पे गुड्स की ट्रांसफर, मतलब हमने तो रेल में भी देखा, अभी पानी में भी ऐसे ही चैनल्स होंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में देयर वर अबाउट 111 ऐसे नेशनल वाटर हाईवेज बनाए गवर्नमेंट ने, लेकिन सिर्फ 4 जो है ऑपरेशनलाइज हुआ है अभी तक। ओके, सो इवन दो वी हैव सो मेनी वाटर हाईवेज चैनल्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, 4 आर यूज्ड। तो अभी 5th वाला आएगा। 5th वाला कहां पे होगा? द नेशनल वाटरवे 5, ये होगा ओडिशा में, ओडिशा और वेस्ट बंगाल हम देखते हैं स्टेट्स में, ठीक है। एंड दिस विल बी बिटवीन महानदी टू ब्राह्मणी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट विल बी यूजिंग द रिवर सिस्टम्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी। उसके बाद एक कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम भी होगा, एंड इसमें कहा गया है कि हमारा जो शेयर है कार्गोस का, शिपिंग का, वो इंक्रीज होगा। तो अभी है 6%, वो रेज होगा टू 12% बाय 2047। सो यू हैव टू नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, बिकॉज ये ऐसे पूछा जा सकता है कि टारगेट क्या है इंडिया का। वैसे ही हमारा जो पोटेंशियल है, कार्गो पोटेंशियल, वो इंक्रीज किया जाएगा। सो अभी बोला है कि 10 मिलियन टन होगा कार्गो पोटेंशियल बाय 2032, और ये डबल करेंगे, दैट इज 20 मिलियन करेंगे, 20 मिलियन टन करेंगे बाय 2047। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलो प्रोसीडिंग टू द सेकंड कर्तव्य। तो पहला कर्तव्य हमने देखा पूरे मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस था। अभी हम देखते हैं द नेक्स्ट कर्तव्य विच इज विद रिगार्ड टू पीपल सेंट्रिक, पीपल के एस्पिरेशंस। तो यहाँ पे सर्विसेज और सब भी हम देखेंगे, एक डिस्कस किया जा रहा है। तो फर्स्ट वन focuses on the services sector. So first कर्तव्य मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड कर्तव्य सर्विसेज। तो ये होगा विद रिगार्ड टू एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज। तो एक हाई पावर्ड यहाँ पे कमिटी बनाएगी जो चेक करेगी विद रिगार्ड टू सर्विस सेक्टर को कैसे और भी बूस्ट किया जाए, कैसे जॉब्स क्रिएट किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए, इश्यूज को कैसे टैकल किया जाए, ये सब ये कमिटी देखेगी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ताकि जॉब्स क्रिएशन हो सके। बिकॉज इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, उसको इस्तेमाल करना है, इसीलिए ये कहा गया है। फिर हेल्थ केयर के लिए भी हम देखते हैं एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, ओके, ये होगा। सो वेयर वी विल हैव 1 लाख सच प्रोफेशनल्स होंगे बाय द नेक्स्ट 5 years, एंड अलग अलग डिसिप्लिन में होंगे। सो ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, मतलब दिस इज नॉट द कोर हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो एडिशनल होते हैं, जैसे कि आपके रेडियोलॉजी में स्कैन्स और सब के लिए जो भी क्लिनिशियंस होते हैं, तो वहां पे एक्स्ट्रा फोकस करेंगे, बिकॉज दैट इज द अपकमिंग सेक्टर दैट वी टॉक अबाउट। ओके, फिर केयर गिवर्स का ट्रेनिंग होगा, 1.5 लाख केयर गिवर्स होगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग रीजनल मेडिकल हब्स यहाँ पे बनेंगे। 3 एम्स बनेंगे स्पेसिफिकली फॉर आयुर्वेदा। कहां पे बना है अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया है, जिस याद रखो कि गवर्नमेंट ने ऐसे ही डिस्क्लोज किया, ये बजट में अनाउंस किया, ठीक है। और क्या गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, वेरी इंपॉर्टेंट, एक और इकोनॉमी, एक और एक कलर का इकोनॉमी जो है ऑरेंज इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑरेंज इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स आते हैं? क्रिएटिव सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये सब आते हैं। इसको बोलते हैं AVGC, AVGC। ओके, नाउ यहाँ पे बोला है कि 2 मिलियन ऐसे प्रोफेशनल्स बनाएंगे। ओके, वी विल क्रिएट 2 मिलियन सच प्रोफेशनल्स बाय 2030। इसीलिए स्कूल्स बनाएंगे, 15,000 स्कूल्स बनाएंगे, 500 कॉलेजेस बनाएंगे, और एक एस्टैब्लिश करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो ईस्टर्न इंडिया में होगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ऑल्सो टेकिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। देखो ईस्ट इंडिया में वही है कि अगर बहुत सारी स्टेट्स की बात करें, पूर्वोदय स्टेट्स बोलते हैं, सो यहाँ पे भी डेवलपमेंट लाने के लिए, बिकॉज मेनली यहाँ पे दे आर मेनली लेबर इंटेंसिव जॉब्स करते हैं, है ना, जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी ये इंटीग्रेट करना चाहते हैं वहाँ के लोगों के लिए, एंड दैट इज हाउ इट इज अचीविंग द सेकेंड कर्तव्य फॉर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। फिर लोगों के लिए और उन्होंने कहा है कि कॉरिडोर्स बनाएंगे, 5 टाउनशिप्स होंगे। ओके, यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स क्रिएट करेंगे जहां पे वो इंडस्ट्री के साथ होंगे। सो यूनिवर्सिटी यानी कॉलेजेस और इंडस्ट्री थोड़े आस पास होंगे, जिससे क्या है कि जॉब्स भी यहाँ पे बनेंगे।
अपार्ट फ्रॉम दैट गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल एजुकेशन के लिए एम्पावर करने के लिए गर्ल्स हॉस्टल भी बनाएंगे एवरी डिस्ट्रिक्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट एस्ट्रोनॉमी के लिए भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। सो गवर्नमेंट स्पेस के लिए भी यहाँ पे कहीं ज्यादा बातचीत कर रहा है। 4 टेलीस्कोप्स फैसिलिटीज बनाएंगे, जैसे कि द नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप एंड कॉस्मोस 2। तो ये इस साल होगा, अनाउंस होगा, डिस्क्लोज होगा। वी हैव टू येट वेट एंड सी व्हाट ऑल हैपेंस। उसके अलावा स्किलिंग के लिए गवर्नमेंट, टूरिज्म और स्किलिंग के लिए कहाँ है, वी सी की एक हॉस्पिटैलिटी का इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट बनाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। सो यू नो कि इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस बना रही है, यूनिवर्सिटीज बना रही है, एंड दीज आर ऑल न्यू एंड अपकमिंग। और बहुत लोगों को इसमें जानकारी भी नहीं होती, लेकिन देखो गवर्नमेंट के कितने अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं। तो दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बजट इवन अदरवाइज, नॉट जस्ट एज अ क्लैट एस्पिरेंट, राइट नाउ। तो ये जो है यहाँ पे सिखाएंगे कि टूरिस्ट, बिकॉज टूरिज्म सेक्टर को हमको बढ़ावा देना है, बहुत सारे पैसे इसमें आते हैं। वी नो दैट यू नो व्हेन अ फॉरेन टूरिस्ट कम्स, उसको अपने इंडिया के बारे में सिखाने के लिए, उसको नॉलेज देने के लिए वी नीड टू हैव प्रॉपर टूरिस्ट गाइड्स, राइट। तो यहाँ पे अपस्किलिंग करेंगे ऑफ द गाइड्स एट द मेजर आइकॉनिक साइट्स ऑफ इंडिया, और एक प्रॉपर डिजिटल नॉलेज ग्रिड, मतलब ऑनलाइन या डिजिटल डेटा भी इसके लिए बनाएंगे। देन विल हैव नीश टूरिज्म ट्रेल्स, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल रीजन, जैसे माउंटेन ट्रेल्स होगा, टर्टल, ओके, तो वो जो होगा कोस्टल रीजन, स्पेशली अगर आप देखो ओडिशा के जो रीजन में अगर हम बात करें, जैसे ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं, तो वहां पे भी एक ट्रेल होगा। उसके बाद बर्ड्स के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेल होगा कॉल्ड एज द पुलिकट लेक। सो डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, सेपरेट ऐसे टूरिज्म ट्रेल्स गवर्नमेंट बना रही है। उसके अलावा हेरिटेज यानी टेम्पल से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड भी ऐसे ट्रेल्स होगा, जैसे कि 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को टुगेदर कर रही है। ओके, इमर्सिव स्टोरी टेलिंग टेक्नोलॉजीज पे फादर फोकस है, टू टॉक और टू टेल और टू टीच द पीपल अबाउट आवर रिच कल्चर एंड हिस्ट्री। इसके अलावा हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए इंडिया ने एक मिशन स्टार्ट करना चाहा है, विच इज कॉल्ड एज द खेलो इंडिया मिशन। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस, कोचिंग, टैलेंट डेवलपमेंट, ट्रेनिंग करना, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, वो सब इस मिशन के अंदर होगा। वेटनरी प्रोफेशनल्स जो एनिमल्स के देखरेख के लिए है, वो भी एक्सपैंड करेगी टू 20,000 प्रोफेशनल्स, ताकि हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर भी बूस्ट हो। Coming to the last कर्तव्य, which is the third कर्तव्य, which will be सबका साथ सबका विकास, यानी कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस है ये। So the first one is the fisheries and the animal husbandry। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसे 500 रेजर्वॉयर्स एंड अमृत सरोवर्स को ये डेवलप करेगी, फिशरीज वैल्यू चेन क्रिएट करेगी, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री, जो लाइफ स्टॉक और जो फार्मिंग है, वहां पे ये फोकस करेगी विद रिगार्ड टू एनिमल हस्बेंड्री। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, देखो वी टॉक अबाउट राइस, व्हीट, उसमें ज्यादा यहाँ पे फार्मर्स को मिलता नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट सर्टेन क्रॉप्स, जैसे कि सैंडलवुड, कोको, कैशू, कोकोनट, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। व्हेन यू टेक लाइक अ स्मॉल पैकेट ऑफ कैशूज, यू नो इट्स लाइक अबाउट 500, राइट। तो यहाँ पे हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है, ताकि हम नॉट ओनली फार्मर्स का जो यू नो विद रिगार्ड टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये इंप्रूव हो, बट ये एक्सपोर्ट के लिए भी काम आ सकती है। वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, राइट। सो यहाँ पे अगार ट्री कल्टिवेशन को प्रमोट करेगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। कोकोनट के लिए एक सेपरेट स्कीम होगा, कोकोनट प्रमोशन स्कीम, जो पुराने ट्रीज को अगेन रिप्लेस करके वी विल हैव दैट। एंड सेल्फ रिलायंट बनेगी विद रिगार्ड टू कैशू एंड कोको, बिकॉज नाउ हम देखते हैं कोको भी नॉर्मली जो है इंपोर्ट करते हैं हम, राइट, मेनली फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज। तो यहाँ पे भी हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, सो वी हैव भारत विस्तार। भारत विस्तार किसके लिए है? एग्रीकल्चर, एआई बेस्ड एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है। सो आपको यहाँ पे अगर आपको यू नो इंफॉर्मेशन चाहिए विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दिस इज गोइंग टू बी अ टूल फॉर द फार्मर्स।
दिस इज गोइंग टू बी अ टूल फॉर द फार्मर्स। तो ये इंटीग्रेट कर रहा है एग्रीकल्चरल के अलग अलग पोर्टल्स विद AI। तो अब आसानी से फार्मर, जैसे हम ChatGPT से पूछते हैं, कि डायरेक्टली इससे पूछ सकता है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, वो इससे कम्युनिकेट करके दे कैन फाइंड आंसर्स। तो यहाँ पे वी विल ऑल्सो फाइंड द एम इज टू रिस्क रिडक्शन एंड फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। तो वो इजीली बोल सकते हैं कि कितना फसल करे या कौन सा फर्टिलाइजर हम इसमें इस्तेमाल करें, बिकॉज क्लाइमेट चेंज के वजह से हम देखते हैं थिंग्स आर बिकम सो अनसर्टेन, है ना। तो इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द फार्मर्स विद रिगार्ड टू टेकिंग better decisions in agriculture. Next is She-Marts. She-Marts is the full form is Self-Help Entrepreneur Marts. Self-Help Entrepreneur Marts. तो यहाँ पे जैसे आपने D-Mart सुना है ना, तो वहां पे आपको क्या है, यू कैन गो एंड यू कैन बाय स्टफ। सिमिलरली ऐसे ही कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट्स होंगे जहां पे महिलाएं, ओके, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे हेल्प करेंगी, बिजनेस ओन करेंगी, अपने गुड्स बेचेंगी, एंड ये विमेन लेड इनिशिएटिव है। सो वेरी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव कॉल्ड एज She-Marts टू एम्पावर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फर्दर हम देखते हैं विद रिगार्ड टू दिव्यांगजन एंड मेंटल हेल्थ के लिए को एम्पावर करने के लिए। सो अगर हम देखते हैं स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, वी हैव द स्कीम ऑफ दिव्यांगजन कौशल योजना, और यहाँ पे ट्रेनिंग देगी बच्चों को और पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज्ड और फिजिकली हैंडीकैप या स्पेशली एबल्ड कहते हैं इनको। तो इनको अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे कि फूड एंड बेवरेज, ऑरेंज इकोनॉमी जैसे हमने देखा था, ओके, गेमिंग सेक्टर में, IT सेक्टर में, इसमें मदद करेंगे। नेक्स्ट वन इज सहारा। सहारा इज टू हेल्प देम इन असिस्टिंग, जैसे आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यानी उनको मान लो कोई अप्लायंसेस चाहिए टू लीड अ बेटर लाइफ, ओके, व्हील चेयर की बात करें एंड ऑल, तो उनके लिए जो सहारा चाहिए, सो दैट इज द नेम दिव्यांग सहारा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सब बूस्ट करके उनको यहाँ पे बेनिफिट किया जाए। मेंटल हेल्थ के लिए वी नो नंबर ऑफ सुसाइड्स दैट आर हैपनिंग रिसेंटली, द सुसाइड दैट वी हर्ड ऑफ 3 गर्ल्स, जिन्होंने बिल्डिंग से जंप किया बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू यूज देयर फोन, एंड वेरी यंग 16, 14, 12 ईयर्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है मेंटल हेल्थ पे, एंड यहाँ पे एस्टैब्लिश करेगी विद रिगार्ड टू निम्हांस, विच इज इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली फॉर मेंटल हेल्थ वेलफेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट अपग्रेड करेगी जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, जो रांची और तेजपुर में है, उसको बनाएंगे एज रीजनल अपेक्स इंस्टीट्यूट्स। तो ये 2 रीजन्स याद रखना, रांची एंड तेजपुर। उसके अलावा मैंने आपको पूर्वोदया के बारे में बताया था, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट एक ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर डेवलप कर रही है, ठीक है। ये मेनली दुर्गापुर में होगा, दुर्गापुर इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे ईस्ट साइड में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स अनाउंस किए हैं। तो 4000 ई-बसेस होंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए दे विल ऑल्सो प्रमोट विद रिगार्ड टू बुद्धिस्ट सर्किट्स, और वो होंगे इन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। सो दिस इज विल बी फोकसिंग ऑन नॉट ओनली जस्ट रिलीजन, स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ऑल्सो टूरिज्म में भी मदद करेगा। फाइनली हम देखते हैं, सो दैट वाज एक्चुअली जो कर्तव्य ABC था, वो था पार्ट A ऑफ बजट। अभी देयर आर स्मॉल 2 थिंग्स दैट आई हैव टू डू इज इन पार्ट B। यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स यानी फाइनेंसेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सो दिस कम्स अंडर पार्ट B ऑफ द बजट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिस्क्लोज किया, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने एक नया लॉ या एक्ट बनाया है, न्यू इनकम टैक्स, जो स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ये पुराने जो लॉ है 1861 का, उसको डू अवे कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, एंड इट इज डूइंग ईज ऑफ कंप्लायंस, इट इज ईज फॉर पेइंग टैक्सेस, रूल्स सिंप्लीफाई कर रहा है अंडर द न्यू इनकम टैक्स। इसके अलावा वी ऑल्सो सी मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स को 1% कम किया है, यानी 15% था, 14% है। व्हाट इज अ मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, यानी कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स देती है, राइट, तो वो क्या करते हैं, इसका सबका इस्तेमाल करके दे से कि अरे मेरा तो 0% टैक्स है, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इन दैट केस जो कॉर्पोरेट्स करते हैं ऐसा, जो मेनली कॉर्पोरेट्स करते हैं, ओके, अपना टैक्स 0 दिखाते हैं,
बट गवर्नमेंट ने बोला नहीं, तुमको मिनिमम एटलीस्ट 14% पे करना होगा, ठीक है। तो पहले 15% था, अभी उसको घटा के 14% किया है। सो दिस इज द मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स जो उनको पे करना होगा। अगर इट इज स्टिल शोइंग दैट दे हैव टू पे जीरो टैक्स, देन दिस इज एप्लीकेबल। ओके, उसके अलावा वी हैव इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को यहाँ पे उन्होंने कम किया है डायरेक्ट टैक्सेस में। इसमें क्या है, सो इमेजिन यू आर गोइंग टू अ कंट्री, अ डिफरेंट कंट्री, आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, कोई सर्जरी के लिए जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप पैसा खर्च करते हो, ओके, यू स्पेंड सम मनी। तो गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि यू हैव टू हैव 5% जो है इस पे आपको टैक्स लगता है, ठीक है। नाउ ये जो है इसको कम किया है टू 2%, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द टैक्स विच इज TCS इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है, अंडर द LRS which is the liberalized remittance scheme. I'm simplifying this for you. You don't need to mug this up. बस just याद रखो कि अगर आप education purpose के लिए, medical purpose बाहर जाते हो, तो जहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है, बैंक को देना पड़ता है, यहाँ पे पहले 5% था, अभी उसको कम किया है टू 2%, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर, मान लो कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ओके, देन आप पे पेनल्टीज लगती हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है ठीक है, हम आपको एक 1 मंथ 6 मंथ विंडो दे रहे हैं, ठीक है, आप डिस्क्लोज करो। और अगर आपने नहीं डिस्क्लोज किया, ठीक है, सो आई गिव यू अनदर ऑप्शन, आप क्या करो, पेमेंट करो आपके जो टैक्सेस जो आपने पे नहीं किए, और एक एडिशनल अमाउंट जो है वो आपको चुकाना पड़ेगा, तो हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आपको सताएंगे नहीं, ऑल ऑफ दैट, यू विल गेट इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर के लिए भी गवर्नमेंट ने ये चेंजेस बताए। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स, ओके, को यहाँ पे देख रहे हो, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो कैपिटल गुड्स हैं, ये एग्जेम्प्ट है BCD। BCD इज बेसिक कस्टम ड्यूटी, BCD। तो यू विल फाइंड BCD मेनी टाइम्स विजिबल, ओके। BCD का मतलब है कि इफ एट ऑल यू आर बाइंग अ गुड, ओके, फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, तो आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इंपोर्ट पे टैक्सेस लगता है ना, तो उसको BCD कहते हैं। तो BCD गवर्नमेंट इधर रिड्यूस करेगी या जीरो करेगी। सो इट इज एक्सेप्टिंग एनी टैक्सेस। अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आप यहाँ पे कुछ गुड्स ले रहे हो, उसको रिफाइन करने के लिए कोई मशीन ले रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। इसके अलावा मॉन्जाइट ड्यूटी, अगेन अ क्रिटिकल मिनरल, तो अगर पहले आप 2.5% लगता था, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, माफ किया। अगेन सोलार के लिए, ओके, वी हैव सोडियम एंटीमोनेट, दिस इज यूज्ड इन सोलार पैनल्स एंड ऑल, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, वो भी माफ किया। उसके बोला बैटरी स्टोरेज, अगेन एग्जेम्पशंस अप्लाइड। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी एक्सटेंड किया बाय 2035, बिकॉज हमको न्यूक्लियर प्लांट्स को डेवलप करना है। 2047 का गोल है हमारा, 2047 तक वी वांट टू क्रिएट 100 गीगावाट। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years हम यहाँ पे आपके टैक्सेस नहीं लगाएंगे, टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। सिमिलरली सी फूड के लिए, लेदर के लिए भी ऐसे ही टैक्सेस रिड्यूस इधर किए हैं, या अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि माफ किया। ओके, सो दैट इज विद रिगार्ड टू सी फूड एंड लेदर। अदर सेक्टर्स में भी ऐसा ही कुछ है। एविएशन की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, तो जो रॉ मटेरियल्स आ रहा है, मेनली दीज आर अप्लाइंग ऑन द रॉ मटेरियल्स। आप इंपोर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल्स को, और आप एक्सपोर्ट करोगे फाइनल गुड्स को, राइट? तो यहां पे आपको फिर रेमिटेंस या यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ लीवे दिया जा रहा है। जैसे सी फूड प्रोसेसिंग में, तो आप इंपोर्ट कर रहे हो, मान लो कि कोई प्रोसेसिंग या कोई केमिकल्स या कोई फीड, जो भी आपको सी फूड के लिए चाहिए, तो आपने इंपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने पहले टैक्सेस ज्यादा किए थे, अभी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो देन हम आपको माफ करेंगे, इतना % हम आपको छूट दे देंगे। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। इज दैट क्लियर? लास्ट पार्ट में हमने देखा था इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में देखा था, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी रिलीफ दिया है। हमने देखा है व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कुछ एरिया होता है जहां पे इट बिहेव्स और इट इज मेनली डेडिकेटेड फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है? तो यहाँ पे उनको अच्छे प्रोविजंस मिलते हैं ताकि वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा कर सकें। बट इफ इट इज ट्रेडिंग विद द कंट्री और ट्रेडिंग विद इन द कंट्री, तो it will behave like a
फॉरेन एंटिटी, मतलब यहाँ पे अगर आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो कंट्री के अंदर ही, तो आपका गुड्स जो है विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन गुड, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया अप्लाई होगा, कंसेशनल ड्यूटी रेट्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी एक्सपोर्ट नॉट ओनली आउटसाइड द कंट्री बट विद इन द कंट्री के लिए भी कुछ यहाँ पे छूट दी गई है। फिर कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम क्रिएट किया गया है, एक सिंगल विंडो चैनल क्रिएट किया है, एंड अगेन टाइमलाइन फॉर दैट इज 2 years। एंड फाइनली अगर हम मेडिसिन की बात करें, तो पहले टैरिफ्स की बात करें, पर्सनल टैरिफ्स की बात करें, पहले 20% था, लेकिन अभी आप खुद कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो तो टैरिफ इज 10%। फर्दर मेडिकल रिलीफ, ओके, सो बहुत सारे कैंसर ड्रग्स जो इंडिया में नहीं मिलते हैं, तो वो अगर आप लेके आना चाहते तो इट वाज अ वेरी हैवी अमाउंट, तो अभी गवर्नमेंट ने बोला हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, ठीक है। एंड रेयर डिजीजेस के लिए ऑल्सो द सेम थिंग। एंड फाइनली फिशरीज के लिए अगेन द फिश दैट इज कॉल्ड कॉट इन द EEZ, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या हाई सीज में अगर तुम फिश पकड़ोगे तो उसमें आपको टैरिफ या चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। अगेन इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट अगर आप दूसरे कंट्री को बेचना चाहते हो, फॉरेन पोर्ट करना चाहते हो। एंड अगेन 10 लाख पर कंसाइनमेंट ये कैप दिया था, नाउ दैट हैज बीन रिमूव्ड, ओके। सो अगेन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक इट ईजियर। इफ यू सी अलग अलग वेरियस सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स दिया, इट्स अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट, कोई सिंगल कोई बड़ा कोई ऐसा धमाकेदार इस बार का बजट नहीं था। सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू दिस वीक्स डिस्कशन ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वॉज द यूनियन बजट ऑफ 26 and 27। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।